हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार इंटरव्यू आपसे बोल सकता है कि जो भी आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में दिया गया है कि उसे आप सॉल्व करके बताओ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके बताओ। अब अगर नहीं भी दे तो आपको वही कोड लिखना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी हो, मतलब जो कोड वर्स्ट केस में भी सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर जाए और सबसे कम टाइम में काम कर जाए, वो कोड सबसे बेस्ट होता है। तो उसी तरीके का आपको कोड लिखना है। अब यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है और सेकंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते क्यों हैं। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोड बनाते हैं, उसको रन करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने जैसे कि इस वाले जावा डीएसए कोर्स में इंटेलिजे यूज़ करा है, तो आपने इंटेलिजे पे कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा और आपने उस रन पर क्लिक करा और रन होने में अगर उसको 1 मिनट लगा तो 1 मिनट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। नहीं, वो नहीं होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जब आप कोड को रन करते हो और जो बैकएंड में जितना काम हो रहा है, जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट हो रहा है, जितना भी आपने एल्गोरिदम लिखा है, लूप लिखे हैं, जितना भी कोड लिखा है, उस कोड को कैलकुलेट होने में जो बैकएंड में टाइम लग रहा है ना, उस टाइम को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अगर आप ये बोलोगे कि टर्मिनल पे हमने जब रन पे क्लिक करा और 1 मिनट में हमारा आउटपुट आ गया, तो नहीं, वो टाइम नहीं होता। अगर यही आपने इंटेलिजेंट पे 1 मिनट पे आया, विजुअल स्टूडियो में शायद इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इससे कम टाइम भी लग सकता है। यही अगर आपने ऑनलाइन कोड एडिटर पे वही सिमिलर कोड लिखा तो वो और ज़्यादा टाइम भी लगा सकता है और कम टाइम भी लगा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है। जो बैकएंड में कैलकुलेशन का पार्ट होता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड क्यों करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं हमारे कोड को देखने के लिए कि हमारा कोड कितना ज़्यादा इफिशिएंट है। भले ही हमारे इनपुट डाटा का साइज कितना ही बढ़ जाए, बट अगर हमारा कोड जितना कम हो सके उतना कम टाइम ले रहा है रन होने के लिए, मतलब हमारा कोड बेस्ट है, वर्स्ट कंडीशन में भी काम कर रहा है। अब अगर मैं एग्जांपल इंस्टाग्राम का लूँ तो इंस्टाग्राम पे बिलियंस और मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस रील्स अपलोड कर रहे हैं, और फिर भी इंस्टाग्राम हमें बहुत कम टाइम में लोड करके बता देता है इमेजेस, रील्स, सभी कुछ। ऐसा तो नहीं है इंस्टाग्राम में कि जब 100 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उसे तब तो वो अच्छे से काम कर रहा है, कम टाइम में हमें लोड करके बता रहा है रील्स। बट जब बिलियंस में यूज़र्स काम कर रहे हैं तब वो बहुत घंटे लगा रहा है, बहुत मिनट लगा रहा है लोड होने में। ऐसा तो नहीं होता, वो सही से काम कर रहा है। 100 यूज़र्स में भी सही से काम करेगा, बिलियंस ऑफ यूज़र्स में भी सही से काम करेगा। मतलब हमारा 100 यूज़र क्या हो गया, बेस्ट केस, और हमारा बिलियंस ऑफ यूज़र्स क्या हो गया, वर्स्ट केस। मतलब इतना ज़्यादा डाटा हो तब भी जितना कम हो सके उतना कम टाइम लेगा। माना कई बार थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, जब इनपुट डाटा बढ़ता है थोड़ा चेंजेस आता है टाइम में, कई बार आता है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आना चाहिए। वो सही से अगर वर्स्ट केस में भी काम कर पा रहा है तो मतलब हमारा कोड सही है। और हम हमेशा वर्स्ट केस ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। और ये वाला वीडियो अब एंड तक देखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ समझाई है, कोड बनाना भी बताया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी है डायग्राम के साथ बताया, ग्राफ के साथ बताया है। कई स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते, तो प्लीज़ 10 मिनट देख के जज मत करना, एंड तक वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी हर एक चीज़। तो अब हमारे कोड को चेक करने के दो तरीके होते हैं कि हमारा कोड कितना ज़्यादा इफिशिएंट है और कितना नहीं है। तो फर्स्ट तरीका हमारा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमारा कोड रन होते वक्त जितना कम टाइम लेगा, मतलब उतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, उतना बेहतरीन हमारा कोड है। और सेकेंड तरीका होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जितनी कम मेमोरी लेगा हमारा कोड रन होते वक्त, उतनी बेहतरीन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उतना बेहतरीन हमारा कोड है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी हम ड्रेस लेने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। पहले तो हम उसकी फ़िटिंग देखते हैं कि फ़िटिंग कितनी बेस्ट रहेगी उसकी, करेक्ट। उसके बाद ये कंफर्टेबल है या नहीं है, करेक्ट। और थर्ड थिंग क्या देखते हैं हम, कि उसकी फैब्रिक अच्छा है कि नहीं। वैसे ही हम हमारे कोड को देखते हैं कि हमारा कोड कितना बेहतरीन है, कितना बेस्ट है। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही है कि नहीं है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही है कि नहीं है, ताकि जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जब यूज़र्स अगर उसे यूज़ कर रहे हैं तब भी ये कोड अच्छे से काम कर पाए। मतलब हमारी वेबसाइट बना रहे हैं या हम ऐप बना रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर पाए और यूज़र बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर पाए। तो अब अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करें तो अब देखिए, जब भी हम मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने अगर हम जा रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, करेक्ट। उसको हम मेजर करते हैं kg में। अगर हम कहीं जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंदौर से हमें जाना है मुंबई, करेक्ट, तो उसका डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि उसका डिस्टेंस है इंदौर से मुंबई का 500 किलोमीटर्स, तो कैसे मेजर कर रहे हैं हम, किलोमीटर्स में। अगर कुछ लिक्विड हम खरीदने जा रहे हैं तो उससे कैसे मेजर करते हैं,
लीटर्स में मेजर करते हैं। वैसे ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं 3 तरीकों से। फर्स्ट है हमारा बिग ओ नोटेशन, सेकेंड है हमारा थीटा और थर्ड है हमारा ओमेगा। करेक्ट। बट ये वाले दो जो है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस पे रखना है, क्योंकि जब भी कंपनी आपसे पूछेगी तो आपको बिग ओ नोटेशन में ही मेजर करके बताना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। अब बिग ओ नोटेशन को यूज़ करने के भी 2 रीज़न है। फर्स्ट है हमारा कि ये बेस्ट केस में अच्छे से काम करता है, और सेकेंड है हमारा ये वर्स्ट केस में भी अच्छे से काम करता है। कुल मिला के मतलब ये है कि हमारा कोड अगर वर्स्ट केस में सही से काम कर रहा है तो ये वो मेजर करके देता है, वो वाला टाइम मेजर करके देता है। अगर कोई कोड वर्स्ट केस में ढंग से काम कर रहा है तो बेस्ट में तो ऑब्वियसली कर ही देगा अच्छे से काम। करेक्ट। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे कि मैंने लिया था कि आपको इंदौर से मुंबई जाना है, इंदौर से मुंबई जाना है आपको, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, एग्जाम्पल की तरह लेना। आपको लगते हैं 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स आपको लगते हैं, और ये बेस्ट केस है हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा बेस्ट केस है। अब अगर आपको कहा जाए कि उसके रोड ठीक नहीं है इंदौर से मुंबई के, तो शायद इस बार, और ट्रैफिक भी रहता है, तो शायद इस बार आपको 5 के बजाय 7 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इंदौर से मुंबई के आपको इस बार 7 घंटे तक लग सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 7 घंटा, ये हो गया हमारा वर्स्ट केस। बेस्ट केस है हमारा 5 आवर्स कि 5 आवर्स में तो आप पहुंच ही जाओगे, बट अगर रास्ता ठीक नहीं हुआ, ट्रैफिक हुआ, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे भी लग सकते हैं। तो वैसे ही हमारा कोड होता है कि हमारे कोड को बेस्ट में तो सही से काम करना ही चाहिए, बट साथ में वर्स्ट में भी करना चाहिए। ज़्यादा में इंपॉर्टेंट तो हमारा वर्स्ट केस है ना, अगर वो उसमें ढंग से काम कर गया तो बेस्ट में तो कर ही देगा। तो अब चलिए, अब हमारा बेस्ट केस और वर्स्ट केस का एग्जाम्पल हम हमारे कोड से देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एरे है, करेक्ट। अब इसमें हम नंबर्स दे देते हैं 3, 9, 2, 1, 6, और एक काम करते हैं एक और दे देते हैं नंबर जो कि होगा हमारा 15। अब देखिए हमें इसमें फाइंड करना है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जी हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे हमारे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, एक एक करके जाएंगे हर एक इंडेक्स पर। करेक्ट। ये इंडेक्स होगा तो यहाँ पर एक एक करके जाएंगे, 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हमारा एरे है, मैंने आपको एरे वाले वीडियो में अच्छे से बताया था, ठीक है। 0th इंडेक्स 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक वेरिएबल भी ले लेते हैं स्मॉलेस्ट नाम का, ठीक है। अब जो भी हमें एक एक करके हम कंपेयर करेंगे और इसमें स्टोर करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करा हमने, एग्जाम्पल के लिए मान लिया यही स्मॉलेस्ट है, तो अभी फ़िलहाल 3 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। इन पूरे में से सबसे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, तो 3 अभी फ़िलहाल में हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, अब कंपेयर करेंगे 3 को 9 से। क्या 9 छोटा है 3 से? नहीं है, 3 ही छोटा है हमारा, तो 3 रहेगा अभी स्मॉलेस्ट वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पर चलेंगे, क्या 2 छोटा है 3 से? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो अब 3 हटकर 2 हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। करेक्ट। अब यहाँ पर चलेंगे 1 से कंपेयर करेंगे, तो क्या 1 छोटा है हमारा 2 से? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो 2 हट के अब हमारा स्मॉलेस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया 1। अब चलेंगे 6 से, तो क्या 6 छोटा है 1 से? नहीं, 1 ही छोटा है। अब क्या 15 छोटा है 1 से? नहीं, 1 ही छोटा है, तो मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब देखा जाए तो ना ही ये बहुत ज़्यादा बेस्ट केस था, ना ही ये वर्स्ट केस था। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था ये हमारा मिडिल में था, यहीं पे गई। अगर यही 1 यहाँ पर होता, 1 यहाँ पर होता और 3 यहाँ पर होता, तो क्या ये बेस्ट केस बन जाता? हाँ बिल्कुल बन जाता, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट फाइंड करना था ना, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर सबसे स्टार्टिंग में यहीं पर मिल गया हमें, तो ये हो जाता हमारा बेस्ट केस। बट अभी जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था पहले, वो ना ही बेस्ट था ना ही वर्स्ट था। अगर ये होता तो ये बेस्ट बन जाता। तो ये वाला कोड मतलब बेस्ट के लिए सही से काम कर रहा है। ये जो हमने तरीका देखा है इसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। क्या कहते हैं? लीनियर सर्चिंग, ठीक है। तो लीनियरली हमने सर्च करा, एक एक इंडेक्स पे गए और हमने कंपेयर करा और हमने हमारे वेरिएबल में स्टोर कराते गए। करेक्ट। तो हमारा ये वाला जो तरीका है, जो कोड है, ये वाला कोड हमने पहले देख चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियोस में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी ट्यूटोरियल्स के, आप देख लेना। हमने इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये वाला तो हमने बेस्ट केस के लिए तो ये वाला तरीका सही से काम करा है, मीडियम केस के लिए भी ठीक है। अब एक बार वर्स्ट केस के लिए भी देख लेते हैं। तो अब देखो, अब यही 1 हमारा सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे होता और 15 हमारा यहाँ पर होता, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर कैसा होता है हमारा कंपैरिजन? देखो कंपैरिजन यहाँ पे ऐसे से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, फिर से ले लेते हैं हम एक वेरिएबल, स्टार्ट यहाँ से होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ही हमने फर्स्ट वाले को मान लिया। हम ये ऐसे ही करते थे पहले, हमने जितने कोड बनाए वीडियोस में, करेक्ट। सबसे स्मॉलेस्ट हमने 15 को मान लिया। अब 15 को कंपेयर करो 9 से, क्या ये छोटा है इससे? हाँ छोटा है ये,
तो ठीक है 15 से हट के बन गया अब 9 स्मॉलेस्ट। अब 2 को कंपेयर करो 9 से, तो क्या 2 छोटा है 9 से? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो 2 हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट जाओ 3 से कंपेयर करो 2 को, तो क्या 2 छोटा है 3 से? हाँ छोटा है, बट ये 3 तो बड़ा है, तो ये तो वैसे का वैसा रहेगा, 2 ही हमारा स्मॉलेस्ट रहेगा। अब चलो नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो क्या 6 छोटा है 2 से? नहीं, 2 छोटा है, तो ये भी वैसे ही रहेगा। अब कंपेयर करो 1 से, तो क्या 1 छोटा है 2 से? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो अब आ गया। अब देखा जाए तो ये पूरा वर्स्ट केस हो गया। देखो कैसे एक एक करके हमें सब पर जाना पड़ा, और लास्ट पर हमें हमारा वाला जो डिजायर्ड रिजल्ट था, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा था, वो हमें सबसे लास्ट में मिला। तो फिलहाल में तो हमारे एरे का जो साइज था वो कितना था? 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5, तो मतलब 6 था हमारा पूरे एरे का साइज। करेक्ट। तो अभी तो चलो ठीक है वाला कोड सही ठीक ठाक तरीके से काम कर गया, माना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी। अभी फिलहाल तो हमने मान लिया कि 60 साइज है एरे का, बट अगर यहाँ पर 100 साइज होता तो एरे का, तो क्या 100 तक ही जाता और एक एक से कंपेयर करता और हमें सबसे लास्ट में हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता, तो फिर क्या होता? यहाँ पे बहुत सारे 100 तक के अगर होता एरे, या 1000 तक के होता, और सबसे लास्ट में हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता, तो कितना बेकार हो जाता हमारा कोड। तो करेक्ट, टाइम कितना ज़्यादा लगता। मतलब ये जो हमने जो तरीका अपनाया है लीनियर सर्चिंग का, ये सही से इस वाले एरे पे तो काम नहीं कर रहा है, तो मतलब हमें तरीका बदलना पड़ेगा। तो ये सब जो हमने काम करा है, इस सब का मतलब ही ये है कि अगर कोई सा तरीका आपका या कोई सा कोड आपका वर्स्ट केस में सही से काम नहीं कर रहा, तो मतलब वो कोड अच्छा है ही नहीं। उसको वर्स्ट केस में सही से काम करना ही चाहिए, बेस्ट में तो कर ही देगा, वर्स्ट में भी करना चाहिए। ये वाला हमारा बेस्ट केस में तो ठीक ठाक तरीके से काम कर ही रहा था, क्योंकि 1 अगर यहीं पर होता तो करेक्ट, या 1 यहाँ पर होता तो, बट अगर 1000 नंबर के बाद होता तो फिर ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो मतलब हमें हमारे कोड का तरीका बदलना पड़ेगा। तो अब देखो, अब जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसे मैं लेती हूँ, ठीक है, वो कैसा रहेगा। यहाँ पर हमारा इस बार हमारा जो एरे रहेगा वो सॉर्टेड रहेगा। इसमें क्या था? अनसॉर्टेड एरे था। करेक्ट, कहीं पर भी कोई सा भी नंबर प्रेजेंट था, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट रहेगा, सॉर्टेड रहेगा एरे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारा? 1 है, फिर क्या है? 2 है, फिर है 3 है, फिर क्या है? 6 है, फिर है 9, और फिर है हमारा 15। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा सॉर्टेड वाला एरे है बेस्ट और वर्स्ट केस के लिए, तो हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। करेक्ट, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 से। तो अब देखिए जब एरे सॉर्टेड है तो फिर तो इसमें आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे वालों से, आपको लॉजिक ही लगाना है। आपको पता ही है कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा डाटा होगा, जो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, ये 0th इंडेक्स है करेक्ट, तो जो 0th इंडेक्स पे डाटा प्रेजेंट होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा तक के डिजिट आपको पहुंचा रहा है। करेक्ट, तो हमारा करेक्ट हम हमारे कोड में क्या लिखेंगे? एरे ऑफ 0, मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वही हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखिए ये वाला बेस्ट केस में तो काम कर ही रहा है। अब वर्स्ट केस भी आपको बता देती हूँ। अगर इसका साइज़ अभी फ़िलहाल में क्या है? 6 है। अगर इसका साइज़ 100 तक होता या 1000 तक होता तब भी सही से काम करता? हाँ बिल्कुल करता, क्योंकि भले ही 1000 तक के साइज़ है, हमें तो पता है ना कि हमारा एरे पूरी तरीके से सॉर्टेड है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट वाला डाटा होगा, स्मॉलेस्ट वाला इंटीजर होगा, वो प्रेजेंट तो फर्स्ट नंबर पर ही होगा। तो एरे ऑफ 0 पे जो भी डाटा प्रेजेंट है वो आप प्रिंट करा दो, फिर भले हमारे एरे का साइज़ 1000 है, मिलियन है या बिलियन है, क्या फ़र्क पड़ता है, जो फ्रंट पर है वही प्रिंट करा दो, वही सबसे स्मॉलेस्ट है। अब अगर मैं आपको ग्रेटेस्ट का बोलूँ कि आपको फाइंड करना है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है आपके एरे में, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है आपके नंबर में, वो फाइंड करके बताओ, तो क्या ये सही से काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा? जो भी डाटा आपके लास्ट वाले इंडेक्स पर प्रेजेंट है वो आप प्रिंट करा दो। करेक्ट, लास्ट वाले इंडेक्स को हम कोड में कैसे लिखते हैं? एरे डॉट लेंथ -1। करेक्ट, यही लिखते थे, और वही हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अब भले अभी फ़िलहाल हमारे एरे का साइज 6 है, तो भी जो लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पर प्रेजेंट है हमारा डाटा, वही सबसे ग्रेटेस्ट है। अगर इसका साइज़ 1000 है या मिलियन है या बिलियन है, तो भी लास्ट वाले इंडेक्स पर जो प्रेजेंट है हमारा डाटा, वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो मतलब ये वाला हमारा बेस्ट केस में भी काम कर रहा है सही से तरीका कोड, और वर्स्ट केस में भी सही से काम करेगा। मतलब जब भी एरे हमारा सॉर्टेड है तब हमें कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है स्मॉलेस्ट सबसे फर्स्ट में, और लास्ट भले कितना ही साइज़ हो आपके एरे का, ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्स्ट केस क्या होता है और बेस्ट केस क्या होता है। ऐसे हम हमारे कोड को कंपेयर करते हैं। तो अब यहीं से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन निकल के आती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ वे टू मेजर हाउ द टाइम इट टेक्स फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू रन इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा इंक्रीजेज। अपनी लैंग्वेज में कहूँ
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है मेजर करने का कि कितना ज़्यादा टाइम हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम लेता है रन करते वक्त, जैसे जैसे हमारा इनपुट डाटा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा इनपुट देते जाते हैं वैसे वैसे हमारा टाइम कितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, वो मेजर करने का तरीका है। इजी लैंग्वेज में और ज़्यादा कहूँ तो मतलब डाटा भले ही कितना ही बढ़ जाए, मतलब इनपुट कितना ही ज़्यादा बढ़ जाए, बट टाइम जितना कम होगा उतना सही रहेगा। आई होप आपको समझ गया। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स देख लेंगे। करेक्ट। एक एग्जांपल है कि अभी एक बॉक्स है जो फुल ऑफ सॉक्स है, जिसमें अलग अलग कलर के सॉक्स हैं। करेक्ट, बहुत सारे अलग अलग कलर के यहाँ पर सॉक्स है और आपको कहा जाए यहाँ पर पहले दिन 10 सॉक्स रखें। आपको इनको सॉर्ट करना है कि सबको अलग अलग कलर के सॉक्स को, मतलब 3 कलर के सॉक्स यहाँ पर रखें, रेड, पिंक, येलो, कोई सा भी आप मान सकते हैं। ओके, और अलग अलग आपको सॉर्ट करने हैं। तो आपको अगर इस वक्त लगा 5 मिनट, ठीक है। अब अगर मैंने सॉक्स का साइज़ मतलब क्वांटिटी बढ़ा दी, अब कर दी 100 सॉक्स, तो आपको कितना टाइम रहेगा? बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। मतलब हमारा जो इनपुट साइज़ है, जो मैंने आपको इनपुट डाटा बोला है, इनपुट का अगर डाटा बढ़ रहा है तो हमारा टाइम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1000 सॉक्स को सॉर्ट करना है तो टाइम क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर इनपुट साइज़ बढ़ा तो टाइम भी बढ़ा, बट हमें कोड में ये ध्यान रखना है कि भले इनपुट साइज़ कितना ही बढ़े, टाइम जितना कम हो सकता है उतना बेहतर रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया। मतलब हमारा जो इनपुट का डाटा है और टाइम है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। दोनों को रिलेट करते वक्त हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो अब इसी एग्जांपल से हम एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लें। तो इसका मतलब इजी लैंग्वेज में कहे तो जैसे जैसे हमारी इनपुट का साइज़ बढ़ रहा है, इनपुट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डाटा का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे क्या हमारी स्पेस भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्पेस भी इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो वाला कोड सही नहीं है। आपको ऐसा कोड बनाना है कि जैसे जैसे आपका इनपुट का साइज़ बढ़े बट स्पेस जितनी कम हो सके उतनी कम ले हमारा कोड, तो वो मतलब इफ़िशिएंट कोड है। अब अगर इस एग्जांपल से ले हम सॉक्स वाले एग्जांपल से, तो जब हमारे 10 सॉक्स थे और हमें सॉर्ट करना था तो उस टाइम पे हमें बस इतनी सी स्पेस चाहिए। एग्जांपल के लिए इतनी सी स्पेस रखी और इसी पे हमने 10 सॉक्स रख ली और सॉर्ट करके अलग अलग रख लिए। अब यही जब 100 हो गए हमारे सॉक्स, तो कितनी ज़्यादा स्पेस चाहिए कि हमें सॉर्ट करने के लिए? पहले तो हम वहाँ पर रखो सॉक्स को, उसके बाद उनको सॉर्ट करो, फिर सॉर्ट कर करके भी अलग अलग जगह पर रखने पड़ेंगे, अलग अलग कलर के सॉक्स को। करेक्ट, तो और ज़्यादा जगह चाहिएगी। फिर जब 1000 सॉक्स हो जाएंगे तो जैसे जैसे हमारा इनपुट का डाटा का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा स्पेस भी बढ़ रहा है। तो मतलब कुल मिला के हमारा इनपुट का साइज़ और स्पेस दोनों एक दूसरे से कुछ हद तक रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कोड बनाना है कि जितना कम टाइम ले हमारा कोड रन होने में और जितनी कम स्पेस ले हमारा कोड रन होने में, वो बेस्ट कोड रहेगा। ठीक है, तो अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइप होगा वो होगा कॉन्स्टेंट टाइम, जिसे हम कहते हैं बिग O ऑफ 1। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो हमारा जो सॉक्स वाला एग्जांपल था ना, वही है कि एक बॉक्स है या एक ड्रॉर है जहाँ पर बहुत सारे कलर के सॉक्स रखे हुए हैं। करेक्ट, बट अगर ये वाला बॉक्स हमारा एक मैजिक बॉक्स हो जाए, करेक्ट, एक मैजिक बॉक्स हो जाए और कहा जाए कि जब भी आप सॉक्स निकालोगे आपको रेड ही निकलेगा अपने आप। पहली बार में जब भी आप सॉक्स निकालो, भले एक बार निकालो या 10 बार निकालो, आपको रेड ही सॉक्स निकलेगा। तो मतलब उसका टाइम तो कांस्टेंट रहेगा ना। जितनी भी बार आप उसको निकालो, एक ही सॉक्स निकालोगे तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो सेम ही टाइम लगेगा। मतलब हमारे टास्क जो हम कर रहे हैं, सॉक्स निकालने का जो टास्क कर रहे हैं, वो तो सेम रहेगा ना, तो उसका टाइम भी सेम रहेगा। तो मतलब टाइम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक सॉर्टेड एरे का, कि हमारा एक एरे है वो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, और अगर आपको कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है आपके एरे में से, सबसे स्मॉलेस्ट डाटा आपको फाइंड करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा क्या होगा? अगर आपका एरे सॉर्टेड है तो सबसे फर्स्ट वाला। तो टाइम तो कांस्टेंट है ना, भले ही ये एरे 6 साइज़ का हो या 10 साइज़ का हो या 100 साइज़ का हो या 1000 साइज़ का हो, टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा। सेम अगर आपको कहा जाए कि आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट डाटा निकालना है, तो क्या होगा? जितना भी साइज़ है उसका जो लास्ट वाला डाटा होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो ऐसे केस में हमारा टाइम कांस्टेंट आता है। करेक्ट। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर टाइम, जिसे हम कहते हैं बिग O ऑफ n। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारा वही एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे सॉक्सेस रखे, बट इस बार आपको कहा जाए कि आपको रेड सॉक्स निकालने हैं। करेक्ट, तो अब रेड सॉक्स निकालने तो शुरुआत में अगर
10 सॉक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है और आपको रेड वाला निकालना है, तो आपको रेड वाला हर एक सॉक्स पर जाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाले से चेक करो क्या ये रेड है, अगर नहीं है तो फिर सेकंड पे जाओ, क्या ये रेड है, फिर थर्ड पे जाओ, फिर फोर्थ पे जाओ, फिर फिफ्थ पे, फिर 7 8 9 10 आखिरी तक के आपको जाना पड़ेगा, हर एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। और फिर जब भी आपको रेड वाला मिल जाएगा तो फिर आप उसे निकाल लोगे। करेक्ट। तो देखा जाए तो हमारा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हमारा डाटा इंक्रीज़ हो रहा है या हमारे सॉक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यही अभी तो 10 था, अगर यही मैं 100 बोल दूँ तो आपको हर एक सॉक्स को कंपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये रेड है, क्या ये रेड है, क्या ये रेड है। और इसका वर्स्ट केस क्या होगा, जब आपको सबसे लास्ट में रेड मिल जाए। करेक्ट। यही वर्स्ट केस होगा। और बिग ऑफ एन मतलब बिग ओ नोटेशन जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिग ओ नोटेशन वर्क करता है हमारा अपर बाउंड पे। अपर बाउंड का मतलब होता है, अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ, कि बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस में भी काम कर जाता है, इसीलिए हम बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं, वरना ओमेगा और थीटा भी यूज़ कर सकते थे, बट वो वर्स्ट के लिए नहीं होता। वर्स्ट के लिए हमारा ये होता है बिग ओ नोटेशन, और कंपनीज हमेशा वर्स्ट ही पूछेगी आपको। अगर वर्स्ट के लिए आपका कोड सही से काम कर रहा है तो बेस्ट के लिए तो काम कर ही देगा वो। करेक्ट। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल भले ले लेंगे इसका। तो अब अगर इस वाले सॉक्स वाले एग्जाम्पल का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा टाइम सीधे सीधे हमारे इनपुट के डाटा पर डिपेंड कर रहा है, और एन क्या है, हमारे इनपुट का डाटा मतलब सॉक्स। अगर जब एन 10 है तो मतलब बिग ऑफ एन 10 तक के आपको कंपेयर करना पड़ रहा है। जब एन 100 हो जाएगा तो 100 तक के आपको कंपेयर करना पड़ रहा है, हर एक पर देखना। और वर्स्ट केस कब होगा, जब आपका रेड सॉक्स सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा। करेक्ट। तो इसलिए वर्स्ट केस के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। बेस्ट तो हो ही जाएगी उसमें, वर्स्ट अगर आपने लिख दी तो ज़्यादा से ज़्यादा तक यहाँ तक जाएगा, बिग ऑफ एन तक के, उससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए हम बिग ऑफ एन लिखते हैं, मतलब बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं ताकि वर्स्ट के लिए काम कर जाए। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, हमारा एक एरे है 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ये कोई सॉर्टेड वॉर्टेड टाइप का नहीं है, भले आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 लिख देती हूँ, तो चलो ये अब ये सॉर्टेड भी नहीं रहा। करेक्ट। अब अगर आपको कहा जाए कि आपको 4 नंबर फाइंड करना है, करेक्ट, 4 नंबर आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी पड़ेगी और कंपैरिजन स्टार्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। क्या 1 4 है, नहीं यहाँ पर 4 नहीं है, फिर 2 पर जाएंगे, क्या 4 यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, फिर यहाँ पर जाएंगे, क्या 4 यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, क्या 4 यहाँ पर है, हाँ 4 मिल गया, तो मतलब हमारा यहीं तक ये काम करा। अब ठीक है, ये तो मीडियम केस था, ना वर्स्ट था ना बेस्ट था। करेक्ट। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमें 6 फाइंड करने को कहा जाए तो क्या होगा इस वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ से कंपैरिजन हम स्टार्ट करें, क्या यहाँ पर 6 है, नहीं यहाँ पर नहीं है, क्या यहाँ पर 6 है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 भी 6 नहीं है। अब यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में मिला, मतलब वर्स्ट केस मिला है हमारा। तो वर्स्ट केस क्या हो गया, हमें आखिरी तक के कंपैरिजन करना पड़ा। आखिरी तक मतलब जितना हमारे एरे का साइज़ है, एन क्या होता है हमारा एरे का साइज़, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 एन हो जाती है, सॉरी बिग ऑफ 1 नहीं, बिग ऑफ एन हो जाती है, क्योंकि आपको वहाँ तक के कंपैरिजन करना पड़ रहा है जहाँ तक के एरे का साइज़ है। हम वर्स्ट केस के लिए निकालते हैं इसलिए ये निकाल रहे हैं, अगर बेस्ट के लिए लिखना होता तो हम कुछ और भी लिख सकते थे। करेक्ट। अगर हम यहाँ हमें यहीं पर मिल जाता, हर बार अगर ऐसा होता कि हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो फर्स्ट प्लेस पर ही प्रेजेंट है, तो फिर तो हम बिग ऑफ 1 लिखते हैं ना, बट हमें ऐसा तो नहीं पता है कि यहीं पर होगा। वर्स्ट केस के लिए लिखना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि हमारा कोड वर्स्ट में काम कर रहा है तो बेस्ट में तो काम कर ही जाएगा, और इससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं, ये हमें पक्का पता है, तो इसलिए हमने बिग ऑफ एन लिख दिया है। अब यही अगर इस एरे का साइज़ बहुत लंबा होता, 1000 तक का होता, और अगर मैं बोलूँ कि 999 आपको फाइंड करना है, तो वो तो वर्स्ट केस हो जाता ना, लास्ट सेकेंड नंबर पर आता, तो आपको वहाँ तक के जाना पड़ता, तो वर्स्ट केस भी हमारा बिग ऑफ एन हो जाता है। तो अब हमारी थर्ड टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको, आप खुद देखना, हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे और फिर आप खुद बताना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बताऊंगी सही मैं थोड़ी देर में, बस एक बार पॉज कर लेना जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर खुद देखना, फिर देखना आपका सही आंसर आया कि नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन है कि मेरा एक एरे है यहाँ पर 1 2 3 4 5 2, ये पूरा एरे। अब यहाँ पर आपको डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं है हमारे एरे में, ठीक है, और अगर है तो कहाँ पर है, या फिर आपको ट्रू और फॉल्स में, चलो सिंपल क्वेश्चन कर देती हूँ, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो हाँ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। तो अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे, हम हमारे कोड कैसे बनाएंगे इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर 2 लूप लगेंगे। देखो फर्स्ट वाला जो फॉर लूप लगेगा वो लगेगा एक नंबर को चेक करने के लिए। देखो सबसे पहले 1
चेक करेगा बाकी सभी नंबरों से। खुद से चेक करने से क्या मतलब, उसके आगे वाले इंडेक्स नंबर से लेकर के एंड तक के, जहाँ तक के एरे जा रहा है, सभी नंबरों से चेक करेगा क्या 1 का डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो फिर फॉल्स। ठीक है, तो फिर वापस से लूप चलेगा, फिर चलेगा लूप 2 के लिए, फिर 2 कंपेयर करेगा उसके आगे वाले इंडेक्स नंबरों से, क्योंकि 1 से तो ऑलरेडी कंपेयर कर ही चुके हैं ना, 1 को 2 से कर ही चुके हैं, तो पीछे कंपेयर करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, उससे खुद से कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके आगे वाले इंडेक्स नंबर से हमें कंपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जो लूप चलेगा वो 2 से चलेगा। ठीक है, तो अब 2 कंपेयर करेगा बाकी सभी से, फिर क्या करेगा, फिर 3 कंपेयर करेगा बाकी सबसे, फिर 4 कंपेयर करेगा बाकी सबसे, फिर 5 कंपेयर करेगा बाकी सबसे, और फिर आखिरी में एक ही नंबर बचेगा। ठीक है, अब जो पहला लूप चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, वो चल रहा है इस 1 के लिए जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये 1 के लिए चल रहा है, तो लूप कहाँ से चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0th इंडेक्स है ये वाला, और कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक। ठीक है, और जाएगा एरे डॉट लेंथ -1, ये मैं n लिख देती हूँ, ये -1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लेस देन लिखा है, चलो -1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू n-1, एरे डॉट लेंथ है ये n की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद i प्लस प्लस, मतलब एक एक करके इंडेक्स आगे बढ़ता जाओ और एक एक नंबर को सिलेक्ट करता जाओ और उसे कंपेयर करता जाओ बाकी सभी से। ठीक है, तो ये वाला जो पहला लूप चल रहा है वो चल रहा है जिस नंबर को आप कंपेयर करो उसके लिए। पहली बार लूप चलेगा 1 के लिए, क्योंकि 1 कंपेयर करेगा सबसे, फिर लूप चलेगा 2 के लिए, जब एक और बार लूप चलेगा, जब 2 के लिए चेक करेगा, फिर जब एक और बार लूप चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर एक और बार चलेगा तो 4 के लिए चलेगा, फिर एक और बार चलेगा तो 5 के लिए, फिर एक और बार चलेगा तो 2 के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप लगेगा, एक और लूप लगेगा। अब ये लूप किसके लिए लग रहा है, ये लूप लग रहा है बाकी उन नंबरों के लिए जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो। पहला लूप तो लगा जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, 1, जैसे कि एग्जाम्पल हम 1 का लेते हैं, तो 1 के लिए चल रहा है। और जो सेकेंड लूप लग रहा है वो लूप लग रहा है 1 के आगे से, मतलब 2 से लेकर के 2 तक के लिए, जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो उनके लिए चल रहा है। तो ये लूप चलेगा i इक्वल्स टू j ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर i की वैल्यू दे रखी, j इक्वल्स टू i प्लस 1। i प्लस 1 क्यों, क्योंकि 1 को 1 से कंपेयर करने से क्या मतलब, इसके आगे वालों से कंपेयर करना है ना, इसलिए i प्लस 1 से स्टार्ट होगा लूप यहाँ से। ठीक है, और j कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक के, जहाँ तक के उसकी लेंथ है। ठीक है, ये लेस देन लगा इसलिए n लिखा है, उसके बाद j प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें ये कंपेयर करना है क्या, i की वैल्यू, मतलब i क्या है शुरुआत में 1 है, और j क्या है, ये सभी है, तो हमें चेक करना है क्या i की वैल्यू j के बराबर हो जाती है। जहाँ पर भी बराबर हो जाती है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब एक ना एक डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है हमारे एरे में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ j, देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर आप कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और हमारे मेन फंक्शन से हमें ये वाला एरे देना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा। हम एक बार कोड एडिटर पे भी इसका कोड बना लेते हैं, बट अब मैंने अभी बताया नहीं आपको कि ये थर्ड टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। अब इसको आप कैलकुलेट करो, पॉज करो, खुद कैलकुलेट करो और फिर देखो। कोड बनाते हैं, ये देखिए एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, इसका टाइप बूलियन रखा है क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, और ये वाला हैज डुप्लीकेट्स नाम दिया है मैंने इसका। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है n नाम का, और उसको हम इनिशियलाइज करें एरे डॉट लेंथ। ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1 भी आप दे सकते हैं। ठीक है, -1 दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा। मेन फंक्शन में मैंने एरे भी दे दिया है हमारा, और यहाँ पर हमने कॉल भी लगा दिया हैज डुप्लीकेट वाले फंक्शन को, मेथड को, कुछ भी बोल लीजिए। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप चलेगा। अब यहाँ से हमारा फॉर लूप चलेगा। ये लूप किसके लिए चलेगा, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो उसके लिए। तो इंट i की वैल्यू क्या होगी शुरुआत में 0, अब i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n, उसके बाद i प्लस प्लस। करेक्ट, ये वाला लूप चल रहा है 1 के लिए, जब हम 1 को कंपेयर कर रहे हैं सबसे। फिर से लूप चलेगा तो 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 2। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नेस्टेड लूप चलेगा, तो अब एक और लूप चलेगा जो कि होगा इंट j ले लेते हैं हम इसका नाम, इक्वल्स टू i प्लस 1, क्योंकि एक नंबर आगे से, उससे कंपेयर करने से तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब ये कहाँ तक चलेगा, वहीं तक के जहाँ तक के वो चला था, जहाँ तक के हमारे एरे की लेंथ जा रही है वहाँ तक n, अब j प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए इंडेक्स। हमने एरेज वाले 1D 2D वाले वीडियोस में बहुत अच्छे समझ चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बट फिर भी मैं बता रही हूँ जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स की लिंक देख लीजिएगा। हमने सारे एडवांस टॉपिक्स कवर करें, फिर सॉर्टिंग हो या बाइनरी ट्री, ऊप्स,
और भी कई सारे रिकर्जन, क्यू, स्टैक, सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमारी इफ की कंडीशन लगेगी, एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है एरे ऑफ जे से जहां पर भी, तो आप एक काम करो, रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, ये वाला हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इसे रन कर देते हैं, तो अब इसका आंसर 2 आएगा। अब देखिए ये वाला तो हमारा हो गया, ना ही ये बेस्ट केस है ना वर्स्ट केस, हम एक नॉर्मल केस से मान के चल रहे हैं। बट हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए निकालते हैं? वर्स्ट केस के लिए। अगर वर्स्ट केस के लिए ये सही से काम कर रहा है तो बेस्ट के लिए तो काम कर ही जाएगा। और दूसरी चीज ये कि वर्स्ट केस के अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है तो हमेशा जो भी इंटरव्यू रहता है वो आपका वर्स्ट केस का ही पूछेगा, आपको कभी बेस्ट का नहीं बोलेगा। अगर वो बोल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, उसका डायरेक्टली मतलब यही है कि आपको वर्स्ट केस का बताना है उससे आंसर। ठीक है, तो अगर वर्स्ट केस का आपने बता दिया तो बेस्ट केस का उससे कम ही रहेगा, ज्यादा तो होने नहीं वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा ही रहता है। बिग ओ नोटेशन काम ही अपर बाउंड पे करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वही वो बता रहा है, उससे कम नहीं होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले कोड की। तो देखिए हमारा ट्रू आंसर आ गया। अब इसका वर्स्ट केस क्या होगा आप सोचिए। देखिए वर्स्ट केस का होगा कि यहाँ पर 2 एग्जिस्ट ही ना करें। ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करे और यहाँ पर 9 एग्जिस्ट करें, तो यहाँ पर एक भी डुप्लीकेट्स नहीं एग्जिस्ट करते। तो ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसे ही वर्स्ट केस कह सकते हैं हम। एक भी अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर भी उसे कंपेयर तो करना पड़ेगा ना हर एक नंबर से, कि कभी कर गया तो करेक्ट। तो डबल लूप चल रहा है, यहाँ पर नेस्टेड लूप चल रहा है। तो अब आप सोचिए जब नेस्टेड लूप चलेगा तो क्या होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये कैसे होगी मैं एक एक लाइन का भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। तो हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर। अब एक एक लाइन को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाली लाइन की। तो अगर फॉर लूप चल रहा है 0 से लेकर के, मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक के, तो कितनी बार चल रहा है? बिग O ऑफ n टाइम्स चल रहा है, मतलब जितना भी साइज हमारे एरे का है उतनी बार चलेगा ये लूप। अगर साइज हमारे एरे का 10 है तो वहाँ तक के आपको हर एक नंबर को कंपेयर करना ही पड़ेगा, उन सभी नंबरों को। अगर इसका साइज 1000 भी है तो उनको भी आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा ना। तो n का मतलब है जितना भी साइज आपके एरे का है, मतलब जितना भी डाटा आपके एरे में प्रेजेंट है उतना साइज। ठीक है, तो ये n टाइम्स चल रहा है। अब अगर इस वाले की हम बात करें तो ये कितनी बार चलेगा आप सोचिए। ये वाला लूप अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बोले तो ये वाला लूप चल रहा है n/2 टाइम्स। n/2 टाइम्स इसलिए क्योंकि जब हम 1 की बात करें तो माना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से लेकर के 2 तक के। बट अगर हम जब 5 की बात करेंगे तो यहीं पे स्टार्ट होगा ना। जब 4 की बात करेंगे तो फिर तो ये इतना ही चलेगा, जब 2 की बात करेंगे तो फिर तो इतना ही चलेगा, जब 3 की बात करेंगे तो इतना ही चलेगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली अगर इमेजिन करें तो हम n/2 से बोल सकते हैं कि इससे आधा तक के चल रहा है ये लूप। ठीक है, तो ये n/2 जो है ये तो हमने आइटरेट्स की बात कर ली, मतलब कितनी बार ये आइटरेट्स कर रहा है। अब ये रन कितनी बार कर रहा है ये वाला लूप? ये रन कर रहा है n-1 टाइम। अब n-1 क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि जब हमारा जो फर्स्ट वाला लूप रहेगा ये फॉर लूप जब यहाँ पर है, ठीक है, तो एक आगे वाले इंडेक्स से काम कर रहा है, तो मतलब इसका साइज जो भी रहेगा उससे इसका साइज एक कम रहेगा, क्योंकि एक इंडेक्स कम हो गया ना। ये यहाँ से चल रहा है तो एक इंडेक्स बाद से चल रहा है, एक वैल्यू तो आपकी कम हो गई ना, इसलिए n-1 बोल रहे हैं। देखो अगर नहीं समझ आए एक और बार बता देती हूँ। इसका साइज जो भी रहेगा इसका साइज उसके कंपैरिजन में एक माइनस रहेगा, क्योंकि हमने ये बोला ना i+1 बार, i+1 से स्टार्ट करो, एक इंडेक्स आगे वाले से स्टार्ट करो, मतलब एक डाटा कम हो गया यहाँ पर j वाले के पास, तो n-1 टाइम्स इसके कंपैरिजन में, इस वाले लूप के कंपैरिजन में n-1 टाइम्स ये रन कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसका हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके देखें तो कैसा रहेगा। एक रफली कैलकुलेशन है आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस टाइप से काम करता है। तो हम इसका कैलकुलेशन करें तो n-1 अपॉन में 2 लिख दिया। देखो n/2 है तो n/2 लिख दिया और n-1 लिख दिया ये। ठीक है, और ये n भी था तो ठीक है वही लिख दिया। अब देखो जब भी हम एक फंक्शन की बात करें, क्योंकि एक पूरा फंक्शन ही एक तरीके से है, ठीक है, जब भी हम फंक्शन की बात करें उसका जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ रहते हैं उन सबको हम हटा देते हैं। जितनी कांस्टेंट वैल्यूज़ रहती हैं उन सभी को हम हटा देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू रहती है सिर्फ हम उसे ही लेते हैं। तो देखो ये वाला जो पूरा कैलकुलेशन है ये इस वाले की बात कर रहे हैं हम, सेकंड वाले लूप की बात करें, तो ये वाला कांस्टेंट हटा दिया और n-1 भी एक तरीके से कांस्टेंट है।
ठीक है। यहाँ लोअर बाउंड है, आप ये समझ लीजिए लोअर बाउंड का मतलब होता है जो भी कम वाली वैल्यू रहती है ना उसे हम हटा देते हैं, जो ज़्यादा वाली वैल्यू रहती है उसे लेते हैं। तो n बड़ा है कि n-1 बड़ा है? n बड़ा है तो हम इसे ले लेंगे। तो देखो इस वाले लूप में से क्या आ गया? n आ गया। और इस वाले लूप का क्या था? n था। और देखो एक और रूल बताती हूँ, जब भी नेस्टेड लूप रहता है, नेस्टेड लूप रहता है तो आपका जो फर्स्ट वाले लूप की जो भी वैल्यू हुई, लूप 1 की जो भी वैल्यू हुई और जो लूप 2 की जो भी वैल्यू हुई उसको आपको इनटू करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लूप 1 की वैल्यू क्या थी? n थी। और यहाँ पर भी n-1 और 2 अगर हट गया तो क्या हो गई? n हो गई। इसको जब आप इनटू करोगे तो क्या आएगा आंसर? n²। तो बिग O ऑफ n²। करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। दूसरा रूल और बताती हूँ, जब अगर लूप ऐसा है कि यहाँ पर फॉर लूप लगा है, करेक्ट, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अब जो दूसरा लूप है वो इस वाले ब्रैकेट के बाहर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेस्टेड नहीं है, बट जहाँ पर एक लूप ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में आपको उस वाली कंडीशन में L1 L2 में प्लस करना होता है, इनटू नहीं करना होता है, प्लस करना होता है। जब दोनों लूप अलग अलग है पर एक के बाद एक है, जब नेस्टेड रहेंगे एक के अंदर एक रहेंगे तो इनटू, जब अलग अलग रहेंगे बट एक के बाद रहेंगे तो प्लस। अब देखो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ये एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, n-1/2 को हमने कट करा और ऐसे आंसर आया। एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, वैसे मुझे आपको बाकी टाइप के भी ये बताने हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर हम वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ an² + bn + c, तो इसका आंसर आप क्या निकालोगे? तो देखो मैंने आपको दो रूल बताया था। ठीक है। फर्स्ट रूल था लोअर बाउंड को हटा दो, सेकेंड रूल था कांस्टेंट को भी हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया? ये हट गया कांस्टेंट। ये वाला क्या है? ये भी कांस्टेंट हट गया। ये क्या है? ये भी कांस्टेंट हट गया। ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है? लोअर बाउंड को हटा दो। लोअर बाउंड क्या था? ये था। अब जो अपर वाला था उसे हमने ले लिया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गई हमारी? n²। ठीक है। तो बिग O ऑफ n²। तो अब यही मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दूँ, 4n² + 5n, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? देखो कांस्टेंट हट गए, लोअर वाला हट गया, अपर वाला क्या है? n²। तो बिग O ऑफ n² आ गया आंसर। ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है n² + n log n। अब बताइए n log n बड़ा है या फिर n² बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो है नहीं। तो अब इन दोनों में से आप बताइए कि कौन सा बड़ा है। आपको लोअर बाउंड को हटाना है और अपर बाउंड को आपको रखना है, तो क्या होगा? हमारा n² सही आंसर है, ये नहीं आएगा। ठीक है। अब ये पता कैसे चला कि ये वाला अपर बाउंड है, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा है n² की? तो देखिए एक लिस्ट होती है पूरी, वो मैं आपको साइड में लिख कर बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। देखो सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फैक्टोरियल टाइम की। ठीक है। अब इसमें हम कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी हम ऑलरेडी कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं जब हमने इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब, और कुछ हम आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे। इसलिए जो जो इंटरव्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है हम इसमें सिर्फ वही पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसकी होती है, उसके बाद होती है हमारी बिग O ऑफ 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल टाइम, मतलब उसके बाद बिग O ऑफ n³ की होती है, फिर होती है बिग O ऑफ n² की, फिर इससे भी कम होती है बिग O ऑफ n log n की, उसके बाद होती है हमारी बिग O ऑफ n की, और भी कम होती है बिग O ऑफ log n की, और सबसे कम होती है हमारी बिग O ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट की। ठीक है। अब कांस्टेंट की तो ऑलरेडी ऑब्वियसली कम ही रहेगी, क्योंकि हर बार सेम ही रहेगा, उसका इनपुट साइज से कोई मतलब ही नहीं, उसका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। तो इसलिए अब देखिए ये जो ऊपर वाला है, मतलब यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये वाली सबसे कम। ठीक है। ये वाली लीस्ट है और ये वाली ग्रेटेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इन दोनों में से आपको ग्रेटेस्ट वाले को लेना है, तो n² n log n से ज़्यादा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर n² लिया था। करेक्ट। अब यही अगर यहाँ पर n³ होता तो फिर हम n³ लेते हैं, n² नहीं लेते। जैसे कि एक फोर्थ वाला हम क्वेश्चन और ले लेते हैं, an³ + b log n + c। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा?
यहाँ पर आप देख लो तो देखो इसका आंसर आएगा n क्यूब। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो हट जाएगा, ये वाला कांस्टेंट भी हट गया, ये भी कांस्टेंट हट गया। अब log n और n क्यूब में से किसकी ज़्यादा होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n क्यूब की ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर होगा n क्यूब। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। और ये वाला थोड़ा सा लर्न कर लेगा, वैसे एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप ही याद हो जाए। हमने जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी लिस्ट बनाई है, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे बोल सकते हैं वो होती है बिग ऑफ एन। और जितना आप यहाँ पर ऊपर ऊपर जाते जाओगे उतनी वर्स होती जाएगी। मानिए ग्रेटेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये हमारे कोड को रन होने में, और ये वाला सबसे कम टाइम ले रहा है रन होने में। तो हम जितना ज़्यादा कम टाइम लेगा हमारा कोड उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है मतलब उतना ज़्यादा टाइम लेता जा रहा है हमारा कोड रन होने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक बार ग्राफ बनाकर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट के लिए, बिग ओ ऑफ 1 के लिए। तो बिग ओ ऑफ 1 के लिए ग्राफ कैसा रहेगा? तो देखो इधर की साइड जो भी है, जो एक्स एक्सिस है वो है हमारा इनपुट डाटा। ठीक है, इनपुट डाटा का साइज बोल लो आप। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा और ज़्यादा आगे जाता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा इनपुट डाटा का साइज बढ़ते जा रहा है। और ये क्या है? ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी उतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। करेक्ट। अब अगर हम ग्राफ बनाए हमारे कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट के लिए क्या होगा? जैसे कि अगर फ़िलहाल में अभी इनपुट डाटा यहाँ पर है, ठीक है, तो कांस्टेंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, अब अगर इनपुट डाटा बढ़ गया तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? वो थोड़ी बढ़ेगा, वो तो वहीं रहेगा। ठीक है, टाइम वहीं रहेगा कांस्टेंट में, तो यहीं रहेगा। अब फिर से इनपुट डाटा बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, तो टाइम कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। फिर से इनपुट डाटा बढ़ गया, ठीक है, तो टाइम कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। तो ये तो इनपुट डाटा हो गया और ये हमारा टाइम रह गया, मतलब सेम चल रहा है, वो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया हमारा बिग ऑफ 1 का, मतलब कांस्टेंट के लिए। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं बिग ओ ऑफ एन के लिए तो कैसे बनेगा? तो देखो बिग ऑफ एन में क्या होता है? टाइम बढ़ता है तो हमारा इनपुट डाटा भी बढ़ता है, मतलब इनपुट डाटा पे डिपेंड कर रहा है एक तरीके से। इनपुट डाटा बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, मैंने आपको लूप वाला एग्जांपल देके बताया ही था। ठीक है, तो अगर इनपुट डाटा यहाँ पर है तो टाइम यहाँ पर है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ मान लो। फिर इनपुट डाटा बढ़ गया तो हमारा टाइम भी बढ़ गया, फिर इनपुट डाटा बढ़ गया तो हमारा फिर से टाइम बढ़ गया, फिर इनपुट डाटा बढ़ गया तो फिर से हमारा टाइम बढ़ गया। ये वाला ऐसे बोल दो, मतलब हम जब भी एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना, जब दो पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर लेते हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर लेते हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर लेते हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस को मैच करके यहाँ पर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? ऐसा बनेगा, मतलब बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हो गया हमारा ग्राफ बिग ओ ऑफ एन का। तो अब अगर हम बात करें बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर की, तो मैंने आपको जो पूरी लिस्ट बनाई थी कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा रहती है और किसकी कम रहती है, उसमें क्या हमने सीखा था कि बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर का टाइम ज़्यादा रहता है बिग ओ ऑफ एन से। आप भले देख लेना वो चार्ट, एक बार कॉपी करके देख लो या फिर थोड़ा सा बैक कर लो और फिर देख लो। ठीक है, तो क्या रहता है? टाइम ज़्यादा रहता है इससे। तो अगर ये वाला टाइम यहाँ पर है तो इससे ज़्यादा टाइम कहाँ पर रहेगा? तो देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर के लिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, टाइम और ज़्यादा रहेगा उसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब यही अगर मैं बिग ओ ऑफ लॉग एन की बात करूँ तो इसका क्या रहेगा? ये टाइम कम लेता है हमारे बिग ऑफ एन और एन स्क्वायर के मुकाबले। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना उसमें आप देखना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, मतलब ये कम टाइम लेता है कोड को रन करने में इन दोनों के कंपैरिजन में। इससे ज़रूर ज़्यादा टाइम लेता है कांस्टेंट से, बट इन दोनों कंपैरिजन में कम टाइम लेता है। तो मतलब ग्राफ देखो कांस्टेंट का तो इसके बराबर हो जाता है, इसका ऐसे जाता है, एन स्क्वायर का ऐसे जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें लॉग एन की तो वो यहाँ पर कहीं बीच में आएगा। तो कैसे आएगा? देखो इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ, क्योंकि इस वाले से आपको कम बनाना पड़ेगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे आएगा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है बाइनरी सर्च। वैसे ये मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ जिसे नहीं पता है उसके लिए, ताकि हम फिर इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बाइनरी सर्च काम कैसा करता है। हमारा एक एरे दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, और ये बात ध्यान रखना बाइनरी सर्च में सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है हमारा एरे। तो 1 2 3 4 5 और एक और 6 दे देती हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर एक और दे देते हैं हम 7। अब देखिए यहाँ पर जो बाइनरी सर्च होता है उसमें एक रूल होता है, वो रूल ये रहता है आपको फाइंड आउट करना है जो भी एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे मैंने बोला कि हमें 2 फाइंड आउट करना है कि 2 कहाँ पर है, तो उसे कैसे सर्च करेंगे हम बाइनरी से, हम ऐसे सर्च करेंगे, हमारा जो एरे रहेगा उसको हाफ हाफ में डिवाइड करते जाएंगे। जैसे पहले ये वाला पूरा है एरे, उसको हाफ से डिवाइड कर दो, जहाँ पर भी हाफ है, या तो ये हाफ मान लो या फिर ये हाफ मान लो, ठीक है, जो भी हाफ है उसको डिवाइड कर दो और फिर चेक करो क्या मिड पर आपका जो आंसर आपको चाहिए, मतलब 2 जो चाहिए, क्या मिड पर एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो फिर देखो जो आपको आंसर चाहिए वो मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो फिर आगे वाले साइड में आप देखो, आगे वाले पार्ट में देखो, मिड के पहले वाले पार्ट में, और अगर बड़ा है तो फिर मिड के बाद वाले पार्ट में देखो अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक और बार समझा देती हूँ। यहाँ पर डायग्राम से आपका एक एरे है, आपको कोई सा भी एक नंबर सर्च करना है, तो आपका सबसे पहला रूल होगा बाइनरी सर्च में कि वो तो सॉर्टेड रहेगा आपका एरे, और फिर दूसरा रूल होगा कि आपको डिवाइड करते जाना है अपने एरे को जब तक कि आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता, जो भी आपको आंसर चाहिए वो नहीं मिल जाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो भी एरे रहेगा वहाँ से मिड से डिवाइड कर दो। अगर आपको जो भी नंबर चाहिए वो अगर मिड पर ही मिल गया तो फिर वो तो आपका बेस्ट केस हो गया, ठीक है, आपको पहली बार में मिल गया ना आंसर, तो ये बेस्ट केस हो गया। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ये वाला जो नंबर है उसको कैलकुलेट करो, मतलब मिडिल से कैलकुलेट करो जो भी आपको नंबर चाहिए। अगर वो नंबर मिडिल वाले से बड़ा है तो फिर आपको मिडिल के आगे वाले पार्ट में ढूंढना पड़ेगा, यहीं कहीं होगा वो नंबर। और अगर ये वाला नंबर जो भी आपको नंबर चाहिए वो मिडिल से छोटा है तो फिर आपको इधर वाले पार्ट में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है ना, तो आपको आगे वाले पार्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो फिर अब इस वाले पार्ट को रहने दो, हमारा क्या नंबर था, छोटा था मिडिल वाले से, तो अब इस वाले पार्ट को तो रहने दो, हमें सिर्फ मतलब है इस वाले से, इस वाले से। तो अब ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, सिर्फ आगे वाला। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या मिडिल पे आपको नंबर मिल जाता है आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है। अगर नहीं मिला तो फिर आप चेक करो कि आपका मिडिल वाले से ये वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो फिर इधर वाले पार्ट में देखो, अगर बड़ा है तो फिर इधर वाले पार्ट में देखो, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करें हम, तो हम यहाँ पे मिडिल में यहाँ से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, और हमने चेक कर लिया क्या 4 और 2, तो 2 क्या है, छोटा है 4 से, तो मतलब इधर वाले पार्ट में मिलेगा। तो हमने अब इस वाले पार्ट को फिर से यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या आंसर मिल गया हमें, हाँ यहाँ पर तो मिल गया, मिडिल ही बन रहा है 2। बट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगर इससे भी छोटा होता, मतलब 2 वाला पार्ट इस मिडिल वाले से भी फिर से छोटा होता, तो हम इस वाले पार्ट को भी फिर से डिवाइड करते। अगर और ज़्यादा छोटा होता तो फिर से हम डिवाइड करते इस वाले पार्ट को, जब तक कि हमें एक सिंगल नंबर नहीं मिल जाता जो हमें चाहिए, ठीक है। हम उसे लगातार डिवाइड करते ही जाते हैं। एक बार इस वाले एग्जांपल से बता दूं, यहाँ पे अगर आप मिडल से डिवाइड करोगे, इसको यहाँ से डिवाइड होगा क्योंकि इसका साइज़ ये वाला है। अगर इस टाइप से होता 6 साइज तो फिर इधर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो मिडल हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब चेक करो 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, ये तो नहीं है। पहले ये भी चेक कर लो कि क्या मिडल पर एग्जिस्ट करता है 2, नहीं करता। तो फिर अब ये चेक करो 4 2 से छोटा है, हाँ छोटा। तो फिर आगे वाले पार्ट में देखो, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है अब, तो अब सिर्फ आगे वाले पार्ट से मतलब है 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी मिडल से डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दिया मिडल में से। अब मिडल हो गया हमारा 2, क्या 2 हमें मिल गया, हाँ मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर और डिवाइड करते जाते जब तक कि हमें एक सिंगल नंबर नहीं मिल जाता। अब इसका एक बार कोड देख लेते कोड एडिटर पे। बाइनरी सर्च का हम कोड बनाते हैं, तो कोड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, पब्लिक स्टैटिक इन टाइप का मैंने क्रिएट करा, क्योंकि यहाँ से रिटर्न करेगा वैल्यू, इसलिए बाइनरी सर्च हमने नाम दे दिया। यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं एरे और टारगेट। टारगेट वो होगा जो नंबर हमें ढूंढना है हमारे एरे में। यहाँ पर टारगेट में 7 दे रही हूँ, ये हमारा पूरा एक एरे है, और देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में है, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब। और यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन आंसर रिटर्न करेगा वो यहाँ से एज अ रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी हम इसे system.out.println भी कर सकते थे, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ का कोड बना लेते हैं। तो देखिए इस फंक्शन में मैंने सबसे पहली चीज लिखी है, और वो पहले मैंने स्टार्ट को इनिशियलाइज करा है। स्टार्ट क्या होगा, जो भी फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा, मतलब जो 0th इंडेक्स होता है हमारे एरे में, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, तो 0 को हमने स्टार्ट मान लिया। एंड क्या होगा, जहां तक क्या हमारा एरे जा रहा है, मतलब एरे की लेंथ कितनी है, तो 0 से हो रहा है तो ऑब्वियसली एरे डॉट लेंथ -1 हो जाएगा, एक इंडेक्स कम हो जाएगी 0 से स्टार्टिंग है तो हमने उसे एंड बना दिया। अब देखिए वाइल लूप हमारा चलेगा कब तक कि ये वाइल लूप चलना चाहिए, जब तक कि हमारा स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है, ठीक है, या फिर बराबर है। अब देखिए दो कंडीशन लिखी, या तो छोटी है या बराबर है। छोटी कब होगी, जब स्टार्ट पहले होगा और एंड बाद में होगा, तो फिर तो सही कंडीशन चल रही है हमारी, तब तक लूप चला। और सेकेंड, जब
स्टार्ट और एंड बराबर कब होगा? जब एक सिंगल डिजिट बचेगा। जब एक सिंगल डिजिट बचेगा तब वही स्टार्ट होगा और वही एंड होगा, तो मतलब हमें आंसर वहां मिल जाना चाहिए। अगर वहां पर भी नहीं मिला तो फिर तो हमारी बिल्कुल वर्स्ट केस ही बन गई ना। मतलब हमें जो आंसर चाहिए था, जो ढूंढना था, जो टारगेट था, वो हमें हमारे एरे में मिला ही नहीं, तो वो हमारी वर्स्ट कंडीशन हो गई। और वर्स्ट कंडीशन ये भी होगी कि जब आपको बार बार हाफ करते जाना पड़ रहा है आपके एरे को और बहुत ज्यादा बाद आपको मिला आपका टारगेट, तो वो भी एक तरीके से वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट के लिए निकालनी होती है। ठीक है, हमने स्टार्ट तो कैलकुलेट कर लिया, मतलब जहां से हमारी एरे की स्टार्टिंग हो रही है। एंड भी कैलकुलेट कर लिया, जहां से हमारी एरे की एंडिंग हो रही है। हमें मिड भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मिड को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एंड, जहां पर हमारे एरे की एंडिंग हो रही है और जहां पर स्टार्टिंग हो रही है, दोनों को ऐड करो और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमारा मिड मिल गया हमें। तो अब देखिए हमारा मिड भी मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमारा टारगेट फाइंड करना है, जो कि 7 है। तो 7 को फाइंड करने के लिए हमें मिड को चेक करना पड़ेगा, क्या हमारा 7 मिड पर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर तो बढ़िया, हमारी बेस्ट कंडीशन बन गई, बेस्ट केस हो गया। पहली बार में हमें मिल गया, मिड पर ही हमें हमारा टारगेट मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर एक काम करो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर टारगेट आपको मिड पर मिल गया, एरे ऑफ मिड ही अगर हमारा टारगेट है, तो फिर तो आप रिटर्न कर दो मिड को कि हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर एक काम करो आप, उसके बाद आप ये चेक करो कि आपका जो टारगेट है वो मिड से छोटा है कि बड़ा है। अगर टारगेट बड़ा है आपके मिड से, तो फिर आपको मिड के पहले वालों को तो देखने की जरूरत नहीं है, मिड को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो हम चेक कर चुके हैं ना, वहां पर नहीं मिला। अब मिड के आगे वालों से आप चेक करना स्टार्ट करो, तो मिड +1 से स्टार्ट करो चेक करना, तो इसलिए मिड +1 को आप स्टार्ट बना दो, वहां से चेक करो। और एंड तो हमारा वही रहेगा जहां तक हमारे एरे की एंडिंग हो रही है। ठीक है, अब वहां से लेकर वहां तक के, स्टार्ट से लेकर एंड तक के आप चेक करो, मतलब मिड +1 से लेकर के एंड तक के आप चेक करो कि क्या हमारा मिल जाता है हमारा टारगेट। तो उसके लिए हमने मिड +1 को ही स्टार्ट बना दिया। ठीक, और फिर से वही प्रोसीजर चालू होगा। मिड +1 को आपने स्टार्ट बना दिया, फिर से वहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर एंड हो रहा है, वहीं पे फिर से आप उसको हाफ में डिवाइड कर दो, फिर चेक कर लो क्या मिड में मिल जाता है आपको आंसर। अगर नहीं मिला तो फिर आप चेक करो कि मिड से बड़ा है कि छोटा है। अगर टारगेट बड़ा है तो फिर उसके मिड +1 से आप स्टार्टिंग चालू कर दो और एंड वहीं तक जाएगा जहां तक एरे जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मिड से आपकी वैल्यू छोटी है। अगर मिड से आपकी वैल्यू छोटी है तो फिर एक काम करो, मिड -1 को एंड बना दो। स्टार्ट तो वही रहेगा जहां से हमारी एरे की इनिशियली जहां से स्टार्टिंग हो रही थी, बट मिड तो हम चेक कर चुके हैं, मिड से तो हमारा वैल्यू छोटा है, तो मिड -1 मतलब मिड का जो पहले वाला नंबर है ना, पहले वाला इंडेक्स, उसी को आप एंड बना दो और स्टार्ट जहां से हमारा रियल एरे स्टार्ट हो रहा है वही रहेगा। फिर से आप उसको डिवाइड करते रहो और फिर से लूप बार बार चलता रहेगा जब तक के हमारा एरे एक में नहीं हो जाता, स्टार्टिंग की वैल्यू और एंड की वैल्यू एक ही नहीं हो जाती, सेम नहीं रह जाती और हमें हमारा टारगेट नहीं मिल जाता, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। जब अगर एरे में हमारी स्टार्ट और एंड की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है, और फिर भी अगर हमें टारगेट नहीं मिला, तो फिर हमारा टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वर्स्ट कंडीशन हो गई। तो फिर आप रिटर्न कर दो -1, और अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ से तो रिटर्न कर ही देगा ट्रू, या मतलब हमारा इंडेक्स रिटर्न कर ही देगा यहाँ से वो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है रिजल्ट में हम ये आंसर स्टोर करा रहे, जो भी हमारा टारगेट आएगा, जो भी उसकी इंडेक्स नंबर आएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार चेक भी कर रहे हैं। चेक क्या कर रहे हैं कि आप रिजल्ट को चेक कर लो, क्या रिजल्ट का वैल्यू -1 तो नहीं आ जाता है। अगर -1 है तो फिर तो हमें नहीं मिला हमारा टारगेट। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। अगर -1 है तो फिर तो हमें हमारा टारगेट नहीं मिला, ये हमने यहाँ लिख ही दिया है। अगर -1 नहीं है तो फिर हमें हमारा टारगेट मिल गया है और यहाँ से रिजल्ट को प्रिंट करा दो। ठीक है, और हम अब इसे रन कर देते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वैसे हमने पहले सीख चुके थे हम, बट फिर भी मैंने एक और बार बता दिया क्योंकि हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो हम देखिए जब तक ये रन होता है हम इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। ये जो वाइल लूप है इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो रही है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, बट जो इसका अंदर का जितना काम है ना, इसका टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम ही तो काम कर रहा है, बस वो चेक ही तो कर रहा है हर बार जा जाकर, करेक्ट। और हर एक प्रोसेस में सेम रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। उसे ऐसा तो नहीं कि एक ही बार चेक कर रहा है, एक बार 2 बार उसे मिडिल को चेक करना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, सेम रहेगा। तो अंदर का जितना भी है ना वाइल लूप के अंदर का पार्ट, वो सारा कांस्टेंट रहेगा। अब इस कांस्टेंट को आप कुछ भी बोल सकते हैं, एन एम के कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इस कांस्टेंट को। ठीक है, तो कांस्टेंट को तो हम लेते नहीं है, मैंने आपको बोल ही दिया था, हम सिर्फ अपर बाउंड को लेते हैं, ना लोअर बाउंड को लेते हैं, ना कांस्टेंट को लेते हैं। तो वो हम देखते हैं। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है। थर्ड इंडेक्स पे हमारा 7 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 और ये 3 इंडेक्स। ठीक है,
तो अब देखिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए शुरुआत में हमारा ये इतना बड़ा सारा एरे है, ये पूरा हमारा एरे है। शुरुआत में इसमें कितने डाटा प्रेजेंट है, n है फिलहाल में, ठीक है, पूरा है, हमने इसे अभी तक डिवाइड करा नहीं है। अब जब हम इसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, n/2 कर रहे हैं, तो या तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिड पे मिल गया तो वो तो बेस्ट ही केस हो गया, बट हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट के लिए निकालते हैं, तो हम सोचते हैं कि बहुत बार हमें काम करना पड़ेगा, बहुत बार लूप चलता रहेगा, हाफ ऑफ करता रहेगा, बहुत देर बाद हमें हमारा डाटा मिलेगा। तो अगर ये मानकर चले तो अगर हमारा डाटा यहाँ पर शुरुआत वाले हाफ में प्रेजेंट है, तो शुरुआत में क्या था हमारा, जब भी पूरा इतना बड़ा एरे था तो स्टार्ट ये था, एंड ये था, मिड ये था। फिर जब हम ये वाला स्टार्ट था, ये वाला मिड था शुरुआत में, ठीक है, जब हमने इसे 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब ये जो इतना सा पार्ट हो गया, हमने 2 में डिवाइड कर दिया, जब ये इतना सा पार्ट हो गया तब स्टार्ट क्या हो गया, ये हो गया, एंड क्या हो गया, ये हो गया, और ये वाला जो हो जाएगा वो मिडिल हो जाएगा, मतलब हम फिर से इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले तो n था, शुरुआत में पूरा था, फिर हमने इसे n/2 करा, फिर क्या करा हमने इसे n/4 कर दिया, उस हाफ को भी हाफ कर दिया, ठीक है। अब अगर इस वाले हाफ को भी मैं फिर से हाफ करना चाहूँ तो मैंने n/8 कर दिया, इस हाफ को भी फिर से हाफ कर दिया, फिर अगर और बार हाफ करना चाहे तो फिर क्या होगा, n/16। कब तक ये हाफ होता रहेगा, जब तक ये हाफ होता रहेगा, जब तक कि एक सिंगल वैल्यू नहीं बच जाती, एक सिंगल नंबर नहीं बच जाता, ठीक है। तो मतलब जब तक ये 1 नहीं बच जाता इसका आंसर, तब तक कि ये हाफ होता जाएगा। अब देखिए इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि n/2 करा, फिर से आधा करा, फिर आधा करा, फिर आधा करा, जब तक कि हमें 1 डिजिट नहीं मिल जाता तब तक कि हमें हाफ करते जाना है। अब देखिए अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जब इसे n/2 करा, मतलब n/2 करा, तब इसकी 2 की पावर क्या थी, 1 थी। फिर से जब हमने इसे हाफ करा तब 2 की पावर क्या थी, 2 थी, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर से अगर हमने हाफ करा तो फिर 2 की पावर क्या थी, 2 की पावर थी 3, मतलब एक एक करके 2 की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर से अगर हमने हाफ करा तो 2 की पावर क्या थी, 4 थी, और कब तक क्या हमने हाफ करते गए, जब तक कि अगर हम इसे एज एग्जाम्पल बोले, ये माना जब तक ये 1 नहीं हो जाता, पर अगर हमें बहुत बार करना पड़ा तो कब तक क्या हमें इसे हाफ करना पड़ रहा है, जब तक कि 2 की पावर हम इसे m कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अभी m क्या है, m एक तरीके से आप कांस्टेंट मान लो, ये एक एग्जाम्पल को दर्शा रहा है कि मतलब एक एक करके 2 की पावर बढ़ती जा रही है, कब तक है, जब तक कि m नहीं हो जाता, मतलब ये एक तरीके से कांस्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जब तक कि इसका मतलब क्या है, जब तक कि एक सिंगल डिजिट नहीं बच जाता, ठीक है, इक्वल्स टू 1 नहीं बच जाता। तो अगर हम इस वाले को कैलकुलेट करके देखें, इसका आंसर n/2m इक्वल्स टू 1, तो ये इधर गया, n इक्वल्स टू 2m, ये हो गया। अगर हम दोनों साइड लॉग लगा दें तो क्या होगा, log n, और क्या ये 2 बेस में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ही था कि कॉन्स्टेंट्स को हटा दो, ठीक है, तो अब आंसर क्या रह गया, log n रह गया, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है बिग ऑफ log n, ये वाला हमारा पूरा आंसर है इसका। अब देखिए ये वाला जो आंसर था ये तो ये लूप का था, जो वाइल लूप लग रहा है ना, हम इस हाफ करते जा रहे हैं उसके लिए था, मतलब ये लूप के लिए था फिलहाल में कुल मिला के। जिसके अंदर का जो डाटा हमने लिखा था, मटेरियल लिखा था, कोड लिखा था, उसका मैंने क्या बोला था, उसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब बिग O ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि सेम ही काम कर रहा है ना वो, तो भले जितनी भी बार हाफ करो वो चेक ही कर रहा है बस कि हमारा मिड के बराबर है, अगर छोटा है तो फिर आगे देखो, अगर बड़ा है तो फिर उसके आगे वाले में देखो, ठीक है, और छोटा है तो इधर वाले में देखो, यही कर रहा है, कांस्टेंट ही काम कर रहा है हर बार वो, तो उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो, ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था आपको, कांस्टेंट को आप हटा दो या फिर लोअर वाले को हटा दो, ठीक है, कांस्टेंट को हमने हटा दिया, तो अब आंसर क्या निकला, बिग ऑफ log n, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बाइनरी सर्च की तो हमने देख ली कि बिग ऑफ log n लगता है, लीनियर सर्च भी हमने देख लिया था, बिग ऑफ n लगता है, लीनियर ही लगेगा उसमें ऑब्वियसली, वो भी हम देख चुके हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रिकर्जन का फैक्टोरियल। तो अब अगर फैक्टोरियल का हम देखें तो रिकर्जन में क्या होता था, रिकर्जन में हम बोलते थे कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब यही फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है। तो देखो फैक्टोरियल वाला फंक्शन इसी को खुद ही को कॉल कर रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फैक्टोरियल में, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फैक्टोरियल वाला फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, बट एक नंबर कम के लिए, हम n के लिए फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो n-1 के लिए कॉल लगा रहा है। हर बार ये एक एक कम कम नंबर के लिए कॉल लगाता जाएगा, कब तक,
जब तक कि हमारी बेस केस हिट नहीं हो जाती, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं बन जाती। जब n की वैल्यू 0 बन जाती है तब ये यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। और जब ये n-1 के लिए कॉल लगाता जाएगा कि कम के लिए, उसके साथ साथ जो फिलहाल में n की वैल्यू रहेगी ना उसको इसके साथ इंटू भी करता रहेगा। तो अब देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 5 दे दूं, मतलब हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि रिकर्जन कॉल लगाएगा n-1 के लिए। n की वैल्यू 5 है तो एक कम नंबर के लिए कॉल लगाता रहेगा। और कब तक कॉल लगाएगा? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो अगर मैं फैक्टोरियल 5 निकाल रही हूँ तो फैक्टोरियल 5 कॉल लगाएगा एक कम वैल्यू के लिए, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए कॉल लगाएगा। अब फैक्टोरियल 4 किसके लिए कॉल लगाएगा? एक कम वैल्यू के लिए, मतलब फैक्टोरियल 3 के लिए। अब फैक्टोरियल 3 किसके लिए कॉल लगाएगा? एक और कम वैल्यू के लिए, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है, तो एक और कम वैल्यू के लिए n-1, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए। f ऑफ 2 फिर से कॉल लगाएगा किसके लिए? फैक्टोरियल 1 के लिए। और फिर से f ऑफ 1 फिर से कॉल लगाएगा एक कम के लिए, फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए। अब देखिए हमारी बेस केस हिट हो चुकी है, मतलब n की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। शुरुआत में क्या थी? n की वैल्यू 5 थी, फिर 4 बनी, फिर 3 बनी, फिर 2 बनी, फिर 1 बनी, फिर 0 बन गई। ठीक है, तो हमारी बेस केस हिट हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब भी बेस केस हिट हो जाए, मतलब n की वैल्यू 0 बन जाए, तो आप एक काम करो, यहाँ से रिटर्न कर दो 1 को। क्या करो? रिटर्न कर दो 1 को। तो अब देखो यहाँ पे और एक और ये भी है आंसर के फैक्टोरियल ऑफ 0 हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो अब देखो ये जो 1 है ये इसे यहाँ पर रिटर्न कर देगा, किसे? फैक्टोरियल 1 को ये रिटर्न करेगा 1। तो अब देखो जब ये 1 यहाँ पर रिटर्न करेगा तो ये वाला 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये वाला जो 1 है ना, वो ये वाला 1 है जो फैक्टोरियल ऑफ n-1 के लिए। अभी फिलहाल में n की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 1 और n-1 क्या है? 0। तो 0 ने आंसर दिया 1। ठीक है, तो ये वाला जो डैश जहाँ पर लगा रखा है वो 1 है, इसकी फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू। f ऑफ 1 जो है n है। ठीक है, अगर 1 के लिए हम बोलें कि इसका n-1 क्या होगा, तो 0 ही होगा ना। तो इसने 1 इसको आंसर रिटर्न में दिया है, तो n-1 ये वाला 1 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो फिलहाल में n की वैल्यू उसको आप इंटू कर दो इसमें से, तो फैक्टोरियल n-1 तो हमें मिल गया 1। अब n की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है? 1 है, तो आप इसे इंटू कर दो। ठीक है, इसे इंटू करा तो आंसर क्या आ गया? 1। तो अब हमें फाइनल आंसर आ गया। अब ये वाला जो 1 होगा वो f ऑफ 2 को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो 1 आ गया है, ये डैश वाला 1, ये है फैक्टोरियल ऑफ n-1 की वैल्यू। अभी फिलहाल में अब क्या बन गया? फैक्टोरियल n, मतलब n की वैल्यू क्या बन गई? फिलहाल में 2 बन गई। और ये जो 1 आंसर है वो किसका है? वो है फैक्टोरियल ऑफ n-1 का आंसर। अगर n 2 है तो n-1 क्या होगा इसके लिए? इसके लिए n-1 क्या होगा? ये 1 होगा ना। तो ये आंसर दिया है n-1 का। ठीक है, अब n क्या है? फिलहाल में अभी इस वक्त 2 है, तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 1 हो गया, और n फिलहाल में क्या है? 2 है, तो आप इसको इंटू कर दो, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये 2 इसको रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 को। ठीक है, तो अब ये 2 लिख दिया। अब ये 2 क्या है? फैक्टोरियल ऑफ n-1 की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है? फिलहाल में 3 है, तो आप 3 को इंटू कर दो। 3 2 जा 6। अब ये 6 इसको रिटर्न कर देगा 4 को। 6 क्या है? n-1 की वैल्यू, फैक्टोरियल ऑफ n-1 की वैल्यू। n की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है? 4 है, तो आप इसको इंटू कर दो, आंसर क्या आ गया? 24। ठीक है, अब ये 24 आंसर इसको रिटर्न कर दो फैक्टोरियल ऑफ 5 को। तो अब 24 आंसर किसका है? फैक्टोरियल ऑफ n-1 का। n की वैल्यू फिलहाल में क्या है? 5 है, इसको रिटर्न कर दो, आंसर क्या आ गया? 120। तो देखिए हमारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है, सही आंसर आ गया। तो अब देखिए अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जितनी बार इसे कॉल लगाए। तो अब कॉल कितनी बार लगा ये हम काउंट कर लेते हैं। हमारा वैल्यू है 5, तो 5 को किसी ने कॉल लगाया है? नहीं लगाया। 5 को तो सिर्फ मेन फंक्शन ही कॉल लगा सकता है, और कोई तो कॉल लगा ही नहीं सकता ना। जैसे कि हम जब लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर स्ट्रिंग args, ऐसे ही लिखते हैं, करेक्ट। और फिर यहाँ से हम जिसके लिए भी कॉल लगाना रहता है, जो मतलब एज इनपुट देते हैं, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना रहता है, वो हम यहाँ पर देते हैं, तो वो कॉल लगाता है। बट जो यहाँ से जो कॉल लगा है वो किसके लिए लगा है? वो तो n-1 के लिए लगा है ना। तो हमारा n की वैल्यू क्या है? 5, तो n-1 के लिए कॉल लगा, मतलब कॉल लगना स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ से नहीं। इसको किसी ने कॉल नहीं लगाया 5 को, क्योंकि इसका तो हमें फैक्टोरियल ही निकालना ना, यही कॉल लगाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लियरली? n-1 के लिए कॉल लग रहा है, n के लिए कॉल नहीं लग रहा है, n-1 के लिए कॉल लग रहा है। इसलिए हम कॉल का यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। तो देखिए कितनी बार कॉल लगा? 5 ने कॉल लगाया 4 को, तो ये पहला कॉल लगा है, ये वाला हमारा पहला कॉल है। फिर 4 ने कॉल लगाया 3 को, तो ये वाला हमारा दूसरा कॉल है। जब 3 ने कॉल लगाया 2 को, तो ये वाला हमारा थर्ड वाला कॉल है। जब 2 ने कॉल लगाया 1 को, तो ये वाला हमारा फोर्थ वाला कॉल है। और जब 1 ने कॉल लगाया 0 को, तो ये हमारा फिफ्थ कॉल है। तो टोटल कितने कॉल लग रहे हैं हमारे?
5 और हमें किसके लिए वैल्यू निकालनी थी 5 के लिए। तो कुल मिला के हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ n। मतलब जिसके लिए भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, मतलब n की वैल्यू जो भी है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। n की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n की वैल्यू वही रहेगी। अगर n की वैल्यू 6 हो गई तो भी बिग ऑफ n ही रहेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के टाइम सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है हमारे इनपुट डाटा पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने अभी तक लीनियर समझ चुके हैं कि लीनियर टाइम क्या होता है। तो अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम, इट मेजर्स हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी एन एल्गोरिदम नीड्स टू रन एज द साइज ऑफ द इनपुट ग्रोज। तो देखो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ईजी सा मतलब होता है कि जब भी हम कोई कोड बनाते हैं और बैकएंड में जब वो कोड रन करता है तो रन करते वक्त उसको कितनी मेमोरी की स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ रही है, उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब वो स्पेस कोई वेरिएबल भी ले सकता है, कोई डाटा स्ट्रक्चर भी ले सकता है, कोई फंक्शन भी ले सकता है, कोई टेम्पररी जगह भी ले सकता है कोड को रन करते वक्त। वो सब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सारी चीज़ों पर तो डिपेंड करती है, वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर, फंक्शन जो भी जगह ले रहा है। उसके साथ साथ जब भी हमारे इनपुट का साइज ग्रो होता है उस वक्त जितनी ज़रूरत पड़ती है स्पेस की उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पर वही लिखा है, इट मेजर्स हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी एन एल्गोरिदम नीड्स टू रन एज द साइज ऑफ द इनपुट ग्रोस। मतलब कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी के हमारे एल्गोरिदम को ज़रूरत पड़ रही है जब वो रन कर रहा है और जैसे जैसे हमारा इनपुट ग्रो कर रहा है उस वक्त, तो उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर और ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में कहूँ मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन को, तो ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। अब देखो ये ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो स्पेस लेती है उसे हम ऑक्सिलरी स्पेस कहते हैं। और इनपुट स्पेस का मतलब होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके बाद जो स्टोर हो रही है ना, उस स्टोरेज को हम इनपुट स्पेस बोलेंगे। जैसे कि हमने कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि हमें स्वैप करना है। हमने प्रीवियस वाले कई सारे वीडियोस में स्वैपिंग देखा है कि स्वैप हम करते थे, तो ए और बी को हमने स्वैप करा है, ठीक है। 16 है इसका आंसर, इसका 14 है। हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 14 बन जाए और बी की वैल्यू बन जाए 16, मतलब ये दोनों स्वैप हो जाए। तो हम क्या करते थे स्वैपिंग के वक्त, हमें एक टेम्पररी जगह की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। टेम्प करके हम एक लेते थे वेरिएबल और उसमें क्या करते थे 16 को स्टोर कर देते थे। तो 16 यहाँ पर आके स्टोर हो जाता था, करेक्ट। 16 यहाँ से हट गया, मतलब ये वाली बन गई खाली जगह। अब 14 यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 14 बन गई जो हम चाहते थे, हाँ बन गई। अब बी में जो खाली जगह बची है, ये टेम्पररी का में जो 16 रखा हुआ है ना ए की वैल्यू, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर ले आओ। तो देखो 14 यहाँ पर आ गया, 16 यहाँ पर आ गया, मतलब स्वैपिंग हो गई। पहले 16 यहाँ पर था, अब यहाँ पर बन गया। 14 पहले यहाँ था, यहाँ हो गया, हमारा डिजायर्ड काम हो गया। तो ये जो टेम्पररी वाली जगह है ना, जो हमें सॉल्व करते वक्त जो ज़रूरत पड़ी है, वो हमारी ऑक्सिलरी स्पेस हो गई। और इनपुट स्पेस क्या है, ए और बी, जो हमें शुरू से ज़रूरत पड़ रही थी और जब हमने सॉल्व कर दिया उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ी है। जब आउटपुट में हमारा आंसर आ गया, टर्मिनल पर आंसर आ गया, तब भी हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये इनपुट का मतलब हो गया स्टोरेज वाली स्पेस और ऑक्सिलरी का मतलब हो गया सॉल्व करते वक्त जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो। अब वो टेम्पररी भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक की आखिरी तक भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वो वाली स्पेस भी हो सकती है। इसलिए ये मैं सोचना है कि उस टाइम थोड़ी देर के लिए ज़रूरत पड़ी है, नहीं वो बाद में भी पड़ सकती है, बट जो कैलकुलेशन करते वक्त जो हमें ज़रूरत पड़ रही है ना उसे हम ऑक्सिलरी कहते हैं। और ये हम उसे कहते हैं जो स्टोरेज करने के बाद जो ज़रूरत पड़ती है, पूरा कैलकुलेशन हो गया उसके बाद जब हमें इसे स्टोर करेंगे ना, उसे हम कहते हैं इनपुट स्पेस। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालें हमारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की, तो क्या होगी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन के लिए हमें कॉल स्टैक बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिकर्जन है, कॉल स्टैक से ही हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो अगर एक कॉल स्टैक बना लिया हमने, कि कितनी बार कॉल लग रहा है, तो पहला कॉल क्या लगता है, पहला कॉल मेन फंक्शन लगाता है। पहला कॉल मेन फंक्शन लगाता है, किसको लगाता है, जिसके आपको फैक्टोरियल निकालना है उसको। तो f(5) को इसने कॉल लगाया मेन फंक्शन को। हम इसे इंक्लूड नहीं करते, हम किसे इंक्लूड करते हैं, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है ना, वो जिसको कॉल लगाएगा ना, हम वहाँ से इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब जब पहला कॉल लगेगा वो f(5) लगाएगा, वो किसे लगाएगा, एक कम को, f(4) को। अब f(4) कॉल लगाएगा f(3) को, ठीक है। अब f(3) कॉल लगाएगा किसे, f(2) को। अब f(2) कॉल लगाएगा किसे, f(1) को, ठीक है। अब f(1) कॉल लगाएगा किसे, एंड में सबसे आखिरी बार लग रहा है f(0) को। तो कॉल कितनी बार लग रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आखिरी 5 बार कॉल लग रहा है। हमारा n की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n ही रहेगी। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल अगर हम ये रिकर्जन की बात कर रहे हैं, रिकर्जन स्टैक कॉल की बात करें, कॉल स्टैक की बात करें, हमारे रिकर्जन कॉल स्टैक का काम जो हो रहा है वो हो रहा है बिग ऑफ n में।
और अगर हम आइट्रेशंस की बात करें, आइट्रेशंस कितने लग रहे हैं, तो वो लग रहे हैं बिग ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट लग रहे हैं। बट मैंने आपको क्या कहा है, कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपको क्या कहा है कि कॉल स्टैक तो हमारा बिग ऑफ एन ही लग रहा है, बट जो हमारे आइट्रेशंस लग रहे हो बिग ऑफ 1 लग रहा है, मतलब कांस्टेंट लग रहा है, और कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इजी सा है, बट आप सोच के बताना क्या होगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इंट ए, सिर्फ इसमें प्लस करना है हमें, तो ए की वैल्यू मैं 5 दे रही हूँ और बी की वैल्यू मैं दे रही हूँ 10, ठीक है। अब इंट सम, हमें सम निकालना है ए प्लस बी का, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पे हमें सम प्रिंट करा देना है डायरेक्टली। अब बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, पॉज करो और देखो और फिर बताओ। सो आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा, मैं बता देती हूँ, नहीं किया है तो फिर से पॉज कर लो आप एक बार और देख लो, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें, तो अगर आप ये सोचो तो देखो एक वेरिएबल है ए, एक बी है और एक सम है, तो तीनों ने अलग अलग स्पेस ली होगी और फिर उसको प्लस करो और फिर आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जब भी वेरिएबल, मैंने आपको डेफिनेशन में ज़रूर बताया था कि वेरिएबल कोई ना कोई स्पेस लेता है, बट वेरिएबल स्पेस हमेशा कांस्टेंट लेता है, ठीक है, कांस्टेंट लेता है। तो अगर ए की बात करें तो उसने कितनी स्पेस ली, बिग ऑफ 1। बी की बात करें तो कितनी स्पेस ली, बिग ऑफ 1। सम की बात करें तो कितनी स्पेस ली, बिग ऑफ 1, मतलब टोटल कांस्टेंट स्पेस ली। हम कांस्टेंट को कब इग्नोर करते हैं, जब इससे कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, मतलब अपर बाउंड हो कुछ ना कुछ, तो हम इस कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पर तो उससे कोई अपर बाउंड है ही नहीं ना, तो टोटल मिला के कांस्टेंट ही स्पेस लेगा, तो इसका टोटल आंसर जो आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो आएगी बिग ओ ऑफ 1, करेक्ट। तो अब देखो एक और नया क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसकी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे दी है, एक एरे क्रिएट करा है जिसका साइज क्या है n के बराबर, मतलब 5 है, और एक फॉर लूप लग रहा है। जब तक ये वाला मैं पूरा कोड लिख रही हूँ आप तब तक इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके देखो, गलत भी है कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो अगर फॉर लूप लग रहा है और चल रहा है, इंट आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और जाएगा आई शुड बी लेस देन n, आई प्लस प्लस, और उसके बाद एरे ऑफ आई इक्वल्स टू आई इंटू 2। अब देखो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो अब देखो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए एक बार इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आउटपुट में प्रिंट क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जाएगा n तक के, मतलब n-1 तक के, क्योंकि लेस देन का साइन लगा ना, तो n-1 तक के 4 तक के जाएगा लूप। तो जब i की वैल्यू 0 रहेगी, i की वैल्यू जब 0 रहेगी तो यहाँ पे i इंटू 2, तो 0 इंटू 2 क्या आएगा, 0। जब i की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा 2। जब i की वैल्यू 2 हो जाती है तो 2 इंटू 2 4। जब i की वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 इंटू 2 6। जब i की वैल्यू 4 हो जाती है तो 4 इंटू 2 8। अब 5 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि लेस देन लिखा है, लेस देन n, ठीक है। तो ये वाला हमारा आउटपुट में आएगा 0 2 4 6 8। तो देखो अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम यहाँ से करें तो n हमारा क्या है, वेरिएबल है, और मैंने कहा ही था वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट जगह लेता है, मतलब बिग ऑफ 1 जगह ले रहा है। अगर एरे की बात करें तो एरे का साइज़ कितना है n, तो वो इतनी जगह लेगा जितना n का साइज़ रहेगा। जैसे जैसे अगर आप इनपुट का साइज़ बढ़ा रहे हो, मतलब n का साइज़ बढ़ा रहे हो, अभी फिलहाल में n का साइज़ क्या है, 5 है। अगर आप इसे 10 ले रहे हो तो 10 जगह लेगा, 5 है तो 5 जगह लेगा। कुल मिला के लीनियरली डिपेंड कर रहा है, बिग ऑफ n लीनियरली डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा हमारे इनपुट डाटा का, वैसे वैसे उसकी स्पेस भी बढ़ती जाएगी। लूप भी उतनी ही बार काम कर रहा है जितनी बड़ा हमारा एरे है। और अगर इस लाइन की बात करें हम i इंटू 2, तो ये भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, एरे ऑफ i में ही ये सारा तामझाम कर रहा है, मतलब जो भी ये इंटू करके जो स्टोर कराएगा वैल्यू वो भी एरे में ही करा रहा है, तो एक्स्ट्रा स्पेस तो कुछ भी नहीं ले रहा है। तो कुल मिला के कॉन्स्टेंट को तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बिग O ऑफ n, कॉन्स्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारा आंसर क्या है, बिग O ऑफ n, मतलब लीनियरली स्पेस ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इस टाइप से कि यहाँ पर कुछ भी इंट ए बी सी करके कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है, एक फॉर लूप यहाँ पर लगा है, दूसरा फॉर लूप यहाँ पर लगा है उसी के अंदर नेस्टेड टाइप में, तो आप मुझे बताइए कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। और ये वाला लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर के और जा रहा है n तक के, ये भी स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर के जा रहा है n तक के, तो क्या होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं बता देती हूँ, देखिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल्स होते हैं कांस्टेंट,
तो इसका तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी होगा, इसका बिग O ऑफ 1 ही होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो n तक की लूप जा रहा है, मतलब जैसे जैसे हमारा इनपुट का डाटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी स्पेस भी बढ़ेगी, करेक्ट। तो इसलिए इसकी होगी लीनियर। और अगर इस वाले लूप की बात करें तो ये भी लीनियर ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इनपुट डाटा का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी लीनियर। तो कांस्टेंट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, n इंटू एन, मैंने n इंटू एन नेस्टेड में आपको बोला था, अगर नेस्टेड लूप लगा है तो n इंटू एन होता है, अगर बाहर लगा है तो फिर प्लस का साइन होता है, n इंटू एन, एन स्क्वायर। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। अभी एडवांस टॉपिक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जावा डीएसए की। हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है, तो हमारा स्टैक, रिकर्जन, क्यू, बाइनरी ट्री, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, एरेज, स्टैक, सॉर्टिंग और भी कई सारे एडवांस टॉपिक्स ऊप्स हमने कवर कर चुके हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो सभी आप एंड तक देखिएगा प्लीज़, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। हर एक चीज़ मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाई है। वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाई है हर एक चीज़। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप रिकर्जन वाला वीडियो देख लीजिए। रिकर्जन 2 पार्ट में डिवाइडेड है वीडियोस, आपको दोनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक पार्ट में बेसिक और बिगनर लेवल क्वेश्चंस करे हमने, सेकंड पार्ट में हमने एडवांस लेवल क्वेश्चंस करे। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, आप वो देख लीजिएगा। स्टैक्स कर लिए हैं, क्यूज कर लिए हैं, बाइनरी ट्री कर लिया, लिंक लिस्ट कर ली है, एरे लिस्ट कर लिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।